हेलो गाइज, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज आपको मिल सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं, एंशिएंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री। तो दोस्तों, मीडिएवल हिस्ट्री में हमारी दिल्ली सल्तनत की क्लास चल रही है, जिसमें हमने सीक्वेंस वाइज कई चैप्टरों को पढ़ा और दिल्ली सल्तनत में हमने कई वंशों को पढ़ा। तो दोस्तों, आज हम सैयद वंश को पढ़ेंगे, जो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा था। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश खुद को इस्लाम धर्म के संस्थापक यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज मानते थे। यानी कि जो सैयद वंश के जो शासक थे, वो खुद को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज मानते थे, जिसमें सबसे फर्स्ट शासन आता है खिज्र खां, जो कि 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक रहता है। दोस्तों, सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खां ही था। तो आप याद रखेंगे कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने आप को रैयत आला की उपाधि धारण की थी। यानी कि खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, उसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, जो खिज्र खां था वो तैमूर लंग का सेनापति था। ये याद रखेंगे कि खिज्र खान कौन था? तैमूर लंग का सेनापति था। जब भारत पर 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, तो खिज्र खां ने उसकी सहायता की थी। दोस्तों, भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। दोस्तों, भारत से लौटते समय जब तैमूर लंग वापस जा रहा था, तो उसने मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक खिज्र खां को नियुक्त किया था, जिसके बदले में खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर लंग का पुत्र था शाहरुख, उसको कर यानी कि टैक्स भेजता था। क्लियर दोस्तों? यानी कि खिज्र खां नियमित जो टैक्स वो कर किसको देता था? तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को। खिज्र खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद जो शासक आता है मुबारक शाह आता है, जो 1421 से 1434 ईस्वी तक रहता है। खिज्र खां के बाद उसका पुत्र मुबारक खां मुबारक शाह के नाम से 1421 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है। यानी कि खिज्र खां का पुत्र था मुबारक खां, लेकिन मुबारक शाह के नाम से वो दिल्ली की गद्दी पर 1421 ईस्वी में बैठता है। दोस्तों, खिज्र खां की जो उपाधि थी रैयत आला, उससे ये संतुष्ट नहीं था, तो इसने खुद को सुल्तान घोषित कर शाही उपाधि धारण की थी। क्लियर दोस्तों? ये याद रखेंगे कि खिज्र खां की जो उपाधि थी रैयत आला, उससे ये संतुष्ट नहीं था, तो इसलिए इसने खुद को सुल्तान घोषित कर शाही की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह सैयद वंश का सबसे महान शासक था। आगे चलते हुए इतिहासकार वाहिया बिन अहमद सरहिंदी उसके समकालीन और उसके दरबार में रहता था। क्लियर दोस्तों, इतिहासकार थे एक वाहिया बिन अहमद सरहिंदी, जो उसके ही समय में थे और ये उसके दरबार में रहते थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तारीख ए मुबारक शाही। आप इस पुस्तक का नाम याद रखेंगे, तारीख ए मुबारक शाही। ये पुस्तक लिखी थी जिसमें मुबारक शाह के कार्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना खिज्र खां के पुत्र ने ही की थी। यानी कि यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी, वो खिज्र खां का पुत्र कौन था? मुबारक शाह। खिज्र खां का पुत्र कौन था? मुबारक शाह। उसने इसकी स्थापना की थी। आगे चलते हुए नेक्स्ट सुल्तान आता है मोहम्मद शाह। ये आप याद रखेंगे, वो था मुबारक शाह, ये है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह जो रहता है वो 1434 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक रहता है। मुबारक शाह के बाद उसका पुत्र दत्तक पुत्र था। ये याद रखेंगे कि ये दत्तक पुत्र था। मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा और ये मुबारक शाह का भाई था फरीद खां, उसका पुत्र था। क्लियर दोस्तों? मुबारक शाह के बाद उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह
गद्दी पर बैठता है। मुबारक शाह के भाई फरीद खां का ये पुत्र था। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ और अपनी अयोग्यता से उसने सैयद वंश के पतन का मार्ग खोल दिया था। यानी कि ये अयोग्य शासक था और अयोग्यता के कारण इसने जो सैयद वंश का जो पतन था उसका मार्ग खोल दिया था। दोस्तों, मोहम्मद शाह सुल्तान तो बन गया, परंतु जो वास्तविक सत्ता थी उस पर नियंत्रण वजीर सबरुल मुल्क का ही बना रहा। तो मोहम्मद शाह ने उसे खाने जहाँ की उपाधि प्रदान की थी। ये आपको याद रखना है कि मोहम्मद शाह सुल्तान तो बना था, लेकिन शासन पर जो वास्तविक नियंत्रण था वो वजीर सबरुल मुल्क का ही बना रहा था, जिससे उसने सबरुल मुल्क को खाने जहाँ की उपाधि प्रदान की थी। 1443 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट जो सुल्तान बनता है वो अलाउद्दीन आलम शाह बनता है, जो कि 1443 से 1451 ईस्वी तक रहता है। दोस्तों, मोहम्मद शाह के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन शाह आलम शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठता है। यानी कि मोहम्मद शाह के बाद जो नेक्स्ट सुल्तान बनता है उसका पुत्र अलाउद्दीन शाह था, लेकिन वो आलम शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठता है। दोस्तों, सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो अलाउद्दीन आलम शाह ही था, जो अपने वंश के शासकों में सर्वाधिक अयोग्य सिद्ध हुआ था। क्लियर दोस्तों? तो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह, जो अपने वंश के शासकों में सबसे ज़्यादा कहें तो अयोग्य सिद्ध हुआ था। इसके समय में यह कहावत लोकप्रिय हुई थी, देखो शाह ए आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक हो गया। यानी कि ये अयोग्य था। इसी अयोग्यता के कारण इसके समय में एक कहावत काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। तो वो कहावत थी, देखो शाह ए आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक हो गया। इसी के चलते हुए दोस्तों अंत में ये सुल्तान बदायूं चला जाता है और वहीं पर स्थायी रूप से बस जाता है। तो ये बदायूं चला जाता है और वहीं पर बस जाता है। लेकिन शासक बनने से पूर्व, यानी कि दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले, अलाउद्दीन शाह बदायूं का राज्यपाल रह चुका था। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों, बदायूं जाने से पूर्व ही जो दिल्ली का जो शासन था वो अपनी पत्नी के दो भाई थे, सहना ए शहर और अमीर ए कोहत्ते को सौंप देता है। याद रखेंगे कि अलाउद्दीन शाह बदायूं चला जाता है और बदायूं जाने से पहले ये दिल्ली का शासन था वो अपनी पत्नी के दो भाई सहना ए शहर और अमीर ए कोहत्ते को सौंप देता है, जिससे शीघ्र ही दिल्ली के सत्ता के लिए दोनों भाइयों में विवाद होता है, आपस में लड़ते हैं, जिसमें एक भाई तो मारा जाता है और दूसरे भाई को जनता सिलटा देती है। क्लियर दोस्तों? आपको याद रखना है कि सहना ए शहर और अमीर ए कोहत्ते दिल्ली की सत्ता के लिए आपस में लड़ते हैं, जिसमें एक भाई मारा जाता है और दूसरे भाई को जनता मार देती है, यानी कि सिलटा देती है। और बहलोल लोदी ने लोदी वंश के नाम से एक नया राजवंश की स्थापना की। यानी कि सैयद वंश के बाद बहलोल लोदी ने लोदी वंश के नाम से एक नई सत्ता, एक नए राजवंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। और सैयद वंश का जो शासन था वो लगभग 37 वर्षों तक चला था। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों, आज हमने सैयद वंश को पढ़ा और एग्जाम में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वंश के साथ। धन्यवाद।